Welcome back, everybody. This is our 8th class in JEE Mains previous year questions for chapter Oscillations of class 11th. Before this, we have made 7 videos in this series, and all of those videos can be easily found on our YouTube channel in the playlist section. There is dedicated playlist for such videos, and name of that playlist is JEE Mains previous year. So you can go to our channel, and in playlist section you can find all those videos and other related videos to this series. We have also started similar series for NEET previous year, so you can also find out that series on again in the playlist section of our YouTube channel. And if you find these videos useful, then press the like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate us with whatever amount you want. With this amount in future, we will be able to bring you better quality videos on a routine basis. So with this, let's start today's video. And I think in previous video, we have completed up to question number 75. Here, I think, yes. This is the last question which we covered. Now, 76 question. So, a damped harmonic oscillator has a frequency of 5 oscillation per second. Amplitude drops half of initial value for every 10 oscillation. Time it will take to 1 by thousandths of the original amplitude. So first of all, frequency given है हमें is 5 second per minute पर सेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है और यहाँ से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड और टाइम पीरियड हो जाएगा 1 बाय फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड आ जाता है 1 बाय 5 सेकेंड। ये आ जाता है टाइम पीरियड सिस्टम का। ना यहाँ पे हम किस वे में डील कर रहे हैं, यहाँ पे हम डैम्पिंग के लिए डील कर रहे हैं। और जो डैम्पिंग होती है, डैम्पिंग के लिए हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन अवेलेबल है, दैट ए इज इक्वल टू ए नोड e raised to power minus b t, where t is time, by twice of m. Now amplitude drops half for every 10 oscillation. 10 oscillation के लिए एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है। नाउ 10 oscillation में टाइम कितना लगेगा, एक oscillation के लिए टाइम हमारे पास 1 by 5 सेकेंड है, तो 10 oscillations के लिए t10 will be 1 by 5 into 10, 2 सेकेंड। सो एम्पलीट्यूड हो जाता है हाफ, ए नोड ई रेस्ट पावर माइनस बी, टी की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, डिवाइड बाय 2m, ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ से दोनों साइड का ln ले लेंगे अगर हम, तो माइनस ln2 इज इक्वल टू माइनस 2b बाय 2m, और माइनस माइनस प्लस, और फ्रॉम दिस 2b बाय 2m इज इक्वल टू ln2, और b बाय 2m इज इक्वल टू हाफ ln2। अब हम इसका ही फर्दर आगे यूज करेंगे। नाउ अब ये बताना है कि टाइम इट विल टेक टू ड्रॉप टू 1 बाय थाउजेंड्स, तो अब हमें ये टाइम बताना है कि कितने टाइम पे 1 बाय थाउजेंड हो जाएगा। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, अगेन सेम इक्वेशन लेते हैं और अब की बार एम्पलीट्यूड हमें गिवन है, इट इज ए नोड बाय 1000 इक्वल्स टू ए नोड ई रेज्ड पावर माइनस बी टी बाय 2m, वेयर टी अब हम जो टाइम कैलकुलेट करेंगे, ए नोड से ए नोड कैंसिल, दोनों साइड का फिर से हम ln ले लेते हैं। So this will give us minus ln 1000 is equal to minus bt by 2m, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे टाइम की वैल्यू आ जाएगी, bt by 2m की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सो इट विल बी ln 1000 डिवाइड बाय, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इस वे में, यहाँ पे b डाउनवर्ड जाएगा और 2m ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि 2m बाय बी, और यहाँ से 2m बाय बी की वैल्यू हो जाएगी 2 बाय ln2।
So it will be ln 1000 divided by ln 2 multiply 2। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 19.93 और ये सेकंड्स में आएगा। और जो हमारा नियरेस्ट आंसर मैच करेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, बिकॉज वहाँ पे हमें आंसर 20 सेकंड्स में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हियर इट इज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमें इन टी सेकेंड्स, टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। सो हमारे पास जो x के लिए इक्वेशन गिवन है, x के लिए इक्वेशन गिवन है, इट इज गिवन बाय e रेज टू पावर माइनस 0.1 t cos ऑफ 10 pi t प्लस 5। नाउ ये वाली जो टर्म है ये हमारी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और ये ऑसिलेटरी टर्म है, यहाँ पे 10 पाई ओमेगा के इक्वल है और फाई हमारा इनिशियल एंगल है। नाउ वी नो कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास एम्पलीट्यूड की इक्वेशन कुछ ऐसे होती है दैट ए इज इक्वल टू ए नोड बी ई रेज टू पावर माइनस बी टी बाय 2m। और ये सिर्फ किसके लिए होती है, एम्पलीट्यूड के लिए होती है। अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर करते हैं तो अगर आप यहाँ पे 1 लगा दें, सो ये एग्जैक्टली इसी इक्वेशन के साथ रिजेंबल करती है कि ए नोड की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी और यहाँ पे ई की पावर बी टी बाई 2m यहाँ पे आपको 0.1 की फॉर्म में गिवन है। तो अब ये बोला गया है कि आपका एम्पलीट्यूड इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाना चाहिए। अब इनिशियल एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना है 1, सो हाफ इज इक्वल टू इनिशियल एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाएगा। इनिशियल एम्पलीट्यूड 1 है और e रेज टू पावर माइनस बी टी एम, और माइनस बी टी एम की पावर ये ऑलरेडी यहाँ पे है, दैट इज 0.1 t। दोनों को जस्ट आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों साइड का ln ले लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा ln 2 इज इक्वल टू 0.1 t, नेगेटिव साइंस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है, जिस वहाँ पे जाएगा 10 ln 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे जो ln 2 होता है दैट इज 0.693 इंटू 10, दैट इज 6.93 सेकेंड्स और इन शॉर्ट अप्रोक्सीमेट आंसर 7 सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी के इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So an oscillator of mass m is at rest in equilibrium position in potential given है, particle of mass m comes from right with speed u and collide completely inelastically with mass m and sticks to it. The process repeats every time oscillator crosses the equilibrium position. The amplitude of the oscillation after 13 collision is, so m की वैल्यू 10 है, स्मॉल m की वैल्यू 5 है, u 1 है, k की वैल्यू भी हमें 1 गिवन है। सो इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा पहले थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देन हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। नाउ ये बोला गया है कि जो ऑसिलेटर ऑफ मास m एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद पोटेंशियल, ए पार्टिकल ऑफ मास कम्स फ्रॉम राइट with speed u and collide completely inelastic with m and sticks to it। और ये प्रोसेस हर बार कब होती है, जब जो आपका ऑसिलेटर है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करता है। सो सपोज कीजिए, बिकॉज यहाँ पे ऑसिलेटर वो एसएचएम फॉलो करेगा, तो ये आपके ऑसिलेटर का पाथ है, मींस वो मिनिमा पे जाता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर मैक्सिमम पे जाता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है। तो जब आपका ऑसिलेटर यहाँ पे है, जब वो अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, तब इसको एक स्मॉल मास है इन इलास्टिकली कोलाइड करता है और उसके साथ स्टिक हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो आपका कैपिटल मास है जब वो अपनी मीन पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी हमने ले ली है कैपिटल वी, ओके। और उसी टाइम पे हमारे पास जो स्मॉल मास है वो आएगा,
और उसका मास स्मॉल m है और उसकी वेलोसिटी हमने u ले ली, और इन दोनों का जो कोलिजन हो रहा है दैट इज इनइलास्टिक है कंप्लीटली, और दोनों बाद में एक साथ मूव करेंगे। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपका इनिशियल मास था वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बिकॉज जो ये वाला आपका मास है स्मॉल m वाला वो हमेशा सिंगल डायरेक्शन से आ रहा है, एक ही डायरेक्शन से आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इनिशियल में इनके डायरेक्शन अपोजिट हो, या ऐसा हो सकता है कि इनिशियल में दोनों की डायरेक्शन सेम हो। और जब आपका ये वाला मास अपनी मीन पोजीशन पे होगा तो इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, और ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पहले कोलिजन्स को सोल्व करेंगे। तो हम ये स्टार्टिंग में ये सपोज करके चलते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शंस में जा रहे थे, मींस जो आपका कैपिटल मास m है वो भी लेफ्ट साइड मूव कर रहा था, और जो स्मॉल मास m है वो भी लेफ्ट साइड मूव कर रहा था जब दोनों कोलाइड किए, सो दैट दोनों की वेलोसिटीज हम ऐड कर पाए। या आप इनको दोनों को राइट साइड भी मूव करवा सकते हैं, सो हम राइट साइड ही लेते हैं सो दैट वेलोसिटीज पॉजिटिव रहे। तो दोनों राइट साइड ही मूव कर रहे थे और हम दोनों को कोलाइड करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो एम वी आई दोनों x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्मॉल m u i, और इनइलास्टिक है तो दोनों एक साथ मूव करेंगे विद सम वेलोसिटी v डैश, और यहाँ पे v डैश की वैल्यू आ जाएगी m v i स्मॉल m u i डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। नाउ अब ये दोनों सिस्टम इस वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, SHM कर रहे हैं। तो ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक किए थे, तो अब ये जो आपका SHM है वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी मैक्सिमा की, बट जो भी होगी वो उस नए मैक्सिमम तक जाएगा, फिर वापस आएगा, और फिर से इसके पास क्या करता है, राइट साइड से एक नया मास m आएगा विद u वेलोसिटी, और इसके साथ फिर से कोलाइड करेगा। सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन क्या हो रहा है यहाँ पे, कि आपका ये कैपिटल मास m था जो पहले कोलिजन के टाइम पे यहाँ पे था। इस टाइम पे यहाँ पे एक स्मॉल मास m विद वेलोसिटी u इसके साथ स्ट्राइक करता है, और ये दोनों क्या करते हैं, अब एक नए एम्पलीट्यूड के साथ मूव करते हैं। और जब ये दोनों फिर से अपनी मीन पोजीशन पे आते हैं, यहाँ पे फिर से स्मॉल मास m विद वेलोसिटी u इनके साथ स्ट्राइक करेगा। अब वो फिर से क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से इनका एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का चेंज हो जाएगा। फिर ऐसे थर्ड टाइम फिर से ऐसा होगा, और ये ऐसे रिपीटेड होगा कितने टाइम्स तक, 13 टाइम्स तक ये ऐसा हो रहा है। नाउ तो सेकंड टाइम के लिए सॉल्व करते हैं। नाउ सेकंड टाइम पे टोटल मोमेंटम हो जाएगा दैट विल बी दिस, या सेकंड टाइम के लिए वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है जब दोनों मास कंबाइंड मूव कर रहे थे। यहाँ पे ब्लू लाइन जो शो कर रही है, तो इनका कंबाइंड मोमेंटम आ जाएगा m प्लस m इंटू वी डैश, और m प्लस m इंटू वी डैश की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, दैट इज एम वी आई प्लस एम यू आई। नाउ अब क्या होगा, जब ये दोनों रिवर्ट कर रहे होंगे तो इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट कोलिजन। तो जब हम सेकंड कोलिजन पे आएंगे तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों की कंबाइंड में क्या हो चुकी होगी, रिवर्ट हो चुकी होगी। तो अब इस ब्लू लाइन का मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम वी आई अगेन ये भी माइनस ही हो जाएगा, माइनस एम यू आई, और जो ये आपका मास इनके साथ स्ट्राइक करेगा यहाँ पे जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा उसका मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, सो प्लस एम यू आई। और इस पॉइंट पे अब क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये तो पहले ही था बिकॉज स्मॉल m इस पॉइंट पे ऐड हो गया था, इस पॉइंट पे एक और स्मॉल m ऐड हो जाता है, तो टोटल मास हो जाएगा m प्लस
2m, सो m प्लस 2m इंटू कोई वेलोसिटी जिसको हम v डबल डैश ले लेते हैं। तो ये देखिए ये वाला मोमेंटम ये वाले मोमेंटम को कैंसिल कर देगा, और दो कोलिजन के बाद हमारे पास क्या होता है, इन नेट दैट माइनस एम वी आई इज इक्वल टू m प्लस 2m v डैश। तो सेकंड कोलिजन के बाद देखिए आपका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है जितना आपका पहले कोलिजन से स्टार्टिंग में था। मींस जब आपका ये मास m स्टार्ट किया था, जब यहाँ पे जीरो कोलिजन थे, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, इसकी वेलोसिटी v थी, मास m था, तो इसका मोमेंटम था माइनस एम वी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कोलिजन के बाद मोमेंटम में चेंज आया था, टोटल मोमेंटम इतना हो गया था। सेकंड मोमेंटम के बाद सेकंड कोलिजन के बाद मोमेंटम अगेन वापस उतना ही हो जाता है। नाउ जब यहाँ पे थर्ड कोलिजन होगा फिर से मोमेंटम में चेंज आएगा, और फोर्थ कोलिजन होगा फिर से मोमेंटम एज इट इज हो जाएगा। तो जो इवन नंबर ऑफ कोलिजन है वहां पे आपका मोमेंटम की वैल्यू एज इट इज हो जाती है, बिकॉज जितना एम यू यहाँ से ऐड होता है वही एम यू यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे एम यू ऐड होता है, यहाँ पे फिर से एम यू सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो आफ्टर ये था जीरो कोलिजन, ये था वन कोलिजन, टू कोलिजन पे एज इट इज, फोर्थ कोलिजन पे एज इट इज, ऐसे करते करते अप टू 12th कोलिजन जो मोमेंटम है वो एज इट इज रहेगा, और कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। तो हम यहाँ पे इजिली लिख सकते हैं आफ्टर 12th कोलिजन जो मोमेंटम है वो एज इट इज रहेगा एम वी आई, और दो कोलिजन में यहाँ पे 2m मास ऐड हो गया था, और 12 कोलिजन में यहाँ पे 12m मास ऐड हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं V12। नाउ अब हम आते हैं 13th कोलिजन पे। जब 13th कोलिजन होगा हमारे पास, नाउ 13th कोलिजन, तो जब 13th कोलिजन में होगा तो जो ये वाला मास है अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा, मीन स्लाइटली ऐसे आएगा। 12th कोलिजन पे मूवमेंट इस तरफ होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और जब 13th कोलिजन होगा तो पार्टिकल मूव करके वापस अपनी मीन पोजीशन पे ऐसे आएगा, तो उसके मोमेंटम का डायरेक्शन बदल जाएगा। सो दिस विल बिकम एम कैपिटल वी आई प्लस, अब यहाँ पे एक नया मास फिर से एम यू स्ट्राइक करेगा, और उसका मोमेंटम है हमारे पास एम यू आई इज इक्वल टू एम प्लस 12m पहले ही था, और एक और मास ऐड हो जाएगा तो m प्लस 13m, और ये आ जाएगा V13। और यहां से अब हम V13 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो V13 कम्स आउट टू बी कैपिटल M इंटू इट्स वेलोसिटी प्लस स्मॉल m इंटू इट्स वेलोसिटी, दोनों आई डायरेक्शन में ही है, डिवाइड बाय m प्लस 13m। सो दैट्स हाउ हम आफ्टर 13th कोलिजन ये वेलोसिटी को निकाल पाएंगे। नाउ अब हम वैल्यूज देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल मास के लिए देखते हैं, तो कैपिटल मास स्टार्टिंग में किस पे है, रेस्ट पे है, तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। जो स्मॉल m है उसकी वेलोसिटी 1 है, और जो दोनों मासेस हैं वो 10 एंड 5 के हैं। सो हियर इट इज, कैपिटल M के पास कोई वेलोसिटी नहीं है तो ये टर्म 0, स्मॉल m का मास 5 है, वेलोसिटी 1 है I, और स्मॉल m कैपिटल M का मास 10 है और स्मॉल m का 5 है। सो दिस कम्स आउट टू बी 5/75 और 1/15 I। तो ये हमारे पास आफ्टर 13 कोलिजन वेलोसिटी आ जाती है। और ये वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट किए हैं ये सभी सभी वेलोसिटी किस पे हैं, ये वेलोसिटी है वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। ये सिस्टम की वेलोसिटी है वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, और हमें ये पता है
कि जो ये वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है पार्टिकल के लिए, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सो V13 विल बी इक्वल टू शुड बी ओमेगा ए, बिकॉज वेलोसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब आप इक्विलिब्रियम पे हो, एक्स जीरो हो जाता है, सो इट्स कम आउट टू बी ओमेगा ए, और ओमेगा होता है हमारे पास रूट के बाय टोटल मास। टोटल मास है हमारे पास यहाँ पे 13th पे, जब 13th कोलिजन हो रहा है, m प्लस 13m, और m प्लस 13m की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज 75 इंटू एम्पलीट्यूड वी डोंट नो, और ये किसके इक्वल है, 1/15 के। k की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, k की वैल्यू 1 है, सो 1/√75 इंटू a इज इक्वल टू 1/15। √75 को हम लिख सकते हैं 5√3, सो 5√3 इंटू a इज इक्वल टू 15, और ये हमें देता है 3 पे, सो a की वैल्यू आ जाती है √3/3 और इक्वल्स टू 1/√3। कंपेयर करते हैं आंसर के साथ, हियर इट इज, ऑप्शन बी है जो हमारा, इट विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So angular frequency of a damped harmonic oscillator is given by this relation, where k is the spring constant, m is mass, r is the damping constant, ratio of r square by mk is 8%, change in a time period compared to undamped oscillator is approximately। तो हमें ये बताना है कि undamped oscillator के कंपैरिजन में जो टाइम पीरियड है उसमें कितना चेंज आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ ये वैल्यू हमें ओमेगा की गिवन है, सो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/d, सो 2π/t, और डी ले रहे हैं हम मीन्स टाइम ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर, इज इक्वल टू k/m माइनस r स्क्वायर बाय 4m², और यहाँ से टाइम पीरियड आ जाता है डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए 2π√k/m माइनस r स्क्वायर बाय 4m²। नाउ जो नॉर्मल ऑसिलेटर होता है उसके लिए हमारे पास टाइम होता है √2πk/m, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिशनल टर्म है r²/4m², तो हमें इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे चीज़ों को रेशनलाइज करना पड़ेगा। सो टीडी को ही हम सोल्व करेंगे फर्दर। सो टीडी को लिख सकते हैं 2π, यहाँ पे हमने k/m कॉमन ले लेंगे अंदर से, k/m, सो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा r², और डिवाइड बाय m नीचे से, सो 4km, और होल की पावर यहाँ पे हमारे पास है हाफ। आई थिंक यहाँ पे हमने पावर में मिस्टेक की है, यहाँ पे हमने पावर में मिस्टेक की है, यहाँ पे जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हाफ आएगी, और यहाँ पे m/k होता है एक्चुअली, ये somehow we made mistake, सो यहाँ पे पावर माइनस हाफ आएगी और यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, दिस विल बी द रियल एक्सप्रेशन, और यहाँ पे भी पावर माइनस हाफ ही रहेगी। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, 2π जो k/m है इसको बाहर ले आएंगे, सो k/m की पावर माइनस हाफ हो जाएगी, एंड दिस विल बी 1 माइनस r² बाय 4km पावर माइनस हाफ, और इसको हम लिख सकते हैं m/k, पावर को एडजस्ट कर देंगे, सो TD इज इक्वल टू 2π√mk, और यहाँ पे हम बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे,
So this will become 1 plus r square by हाफ नीचे आ जाएगा। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में एज यू नो ऑलरेडी कि क्या होता है कि अगर आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर सम n है, नेगेटिव n है या पॉजिटिव n, और जो x है वो स्मॉल है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस x टाइम्स माइनस n। सो दिस विल कम 1 प्लस एन एक्स, और हाइयर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ पे भी हमने वही किया कि जो माइनस हाफ था ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, सो माइनस हाफ से माइनस माइनस पॉजिटिव, और आर स्क्वायर बाय 8m के। सो नाउ अब हम इसको somehow we can write it like this, that अब हम इसको t लिख सकते हैं। सो टी डी इज इक्वल टू टी, ये नॉर्मल का टाइम पीरियड है, इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाय 8m के, और यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टी डी इज इक्वल टू टी प्लस टी आर स्क्वायर बाय 8m के। नाउ सब्ट्रैक्शन में ले आते हैं, टी डी माइनस टी इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर बाय 8m के, और अब ये टी इधर डिवाइड में आ जाएगा। सो टी डी माइनस टी बाय टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 8m के। नाउ टी डी माइनस टी ये क्या होगा, चेंज, यानी कि डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू 1 बाय 8 ऑफ आर स्क्वायर बाय एम के, और अगर परसेंटेज का चेंज निकालना हो तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ आर स्क्वायर बाय एम के की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 8%, तो यहाँ पे ये 8% है, तो इसका 1/8 दिस विल गिव अस 1%, और ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, यानी कि टी डी ग्रेटर है, यानी कि टाइम पीरियड है जो हमारा इंक्रीज हुआ है। सो ऑप्शन ए इंक्रीज बाय 1% विल बी द राइट आंसर। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट मी स्लाइड इट। सो amplitude of a damped harmonic oscillator decreased to 0.9 times to its original magnitude in 5 seconds. In other 10 seconds, it will decrease to alpha times of the original magnitude. तो हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो दैट कैन बी डन इजिली। सो एम्पलीट्यूड के लिए बेसिक इक्वेशन होती है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए, ए नोड बी रेज टू पावर माइनस बी टी बाय 2m। सो 0.9 टाइम्स हो जाता है, यानी कि एक वैल्यू 0.9 ए नोड है, ए नोड बी रेज टू पावर इन 5 सेकेंड, सो माइनस बी, और ये b बाय 2m को हम इसको k लिख लेते हैं बिकॉज इसका एज सच यूज नहीं होगा, इंटू 5। सो यहाँ से ए नोड और 9/10 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 5k, और इसको हमने इस वे में यूज करते हैं, ए नोड ई रेज टू पावर माइनस k टाइम्स टी। नाउ इन अनदर 10 सेकेंड और 10 सेकेंड में इट विल डिक्रीज टू अल्फा टाइम्स। नाउ अनदर 10 सेकेंड है, मीन्स जहां से आपने स्टार्ट किया वहां से पहले 5 सेकेंड होते हैं और उसके बाद 10 सेकेंड हो जाते हैं, यानी कि टोटल टाइम 15 सेकेंड हो जाता है। और ये बोला गया कि इट विल डिक्रीज टू अल्फा टाइम्स। सो जो आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इट विल बिकम्स अल्फा टाइम्स ए नोड इज इक्वल टू ए नोड ई रेज टू पावर माइनस 15k, बिकॉज जो टाइम है आपका अभी वो 15 हो चुका है, 10 + 5। सो यहाँ से अल्फा आ जाता है हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस 15k, और इसको हम इस वे में लिख सकते हैं दैट ई रेज टू पावर माइनस 5k होल क्यूब, और इसकी वैल्यू हमारे पास 9/10 अवेलेबल है, सो इट विल बी 9/10 का होल क्यूब, और 729/1000 दैट कम्स आउट टू बी 0.729। दैट विल बी आवर आंसर, ऑप्शन सी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Let's slide it. A uniform cylinder of length L and mass m having cross-sectional area A is suspended with its length vertical from a fixed point by a massless spring, such that its half submerged in liquid of density. So, uniform cylinder of length L and mass m having cross-section area A is suspended with its length vertical from the fixed point by a massless string, such that it's half submerged in a liquid of density sigma in equilibrium at equilibrium position. When cylinder is given an upward push and released, it starts oscillating vertically with a small amplitude. The time period t of the oscillation of the cylinder will be. तो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड बताना है कि ऑसिलेशन का कितना होगा. नाउ इनिशियली यहाँ पे सिस्टम आपके कुछ ऐसा है कि आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई लिक्विड है और ये आपका सिलेंडर है. उसका कुछ पार्ट पानी के अंदर लिक्विड के अंदर है, कुछ बाहर है और ये एक स्प्रिंग के साथ यहाँ पे अटैच्ड है. नाउ फॉर बैलेंस पोजीशन क्या होगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि सिलेंडर है, इसका मास डाउनवर्ड एक्ट करेगा. जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है उसका रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और यहाँ पे अपथ्रस्ट भी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा. सो जो बैलेंसिंग इक्वेशन होगी दैट अपथ्रस्ट प्लस के एक्स इक्वल्स टू एम जी और एम जी इज इक्वल टू के एक्स इंटू volume of object inside the liquid, so volume in liquid और into density of liquid into gravity. तो ये बेसिक इक्वेशन होगी किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए या बैलेंस के लिए. नाउ जब आप इस ऑब्जेक्ट को या तो थोड़ा पानी के अंदर लेके जाते हो या पानी से थोड़ा सा बाहर लेके जाओगे, जब अगर पानी के अंदर लेके जाते हो तो के एक्स और अपथ्रस्ट इंक्रीज हो जाएगा और अगर पानी से ऊपर लेके जाते हो तो के एक्स और अपथ्रस्ट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी यानी कि एम जी की नेट वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी और उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ओसिलेशंस स्टार्ट हो जाएंगे. तो हम ये सपोज करते हैं आप दोनों सिनेरियो में किसी के लिए भी सोल्व करें आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप इसको डाउनवर्ड लेके जाएं चाहे अपवर्ड लेके जाएं. तो अगर हम यहाँ पे डाउनवर्ड लेके जाते हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा कि हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा नीचे की तरफ लेके चले गए और कितना नीचे की तरफ लेके चले गए हैं कि एक्स डैश हम इसको नीचे की तरफ लेके गए हैं. सो के एक्स इंटू एक्स डैश प्लस सपोज कीजिए पहले उसकी वो लेंथ लिक्विड के अंदर एल थी तो अब एल प्लस एक्स डैश हो जाएगी. सो एल प्लस एक्स डैश इंटू एरिया होगा उसका कुछ ना कुछ इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी. सो दिस विल बी के एक्स plus kx dash plus L A rho L G plus x dash A rho L G. So kx plus L A rho L G plus इन दोनों टर्म से हम x dash कॉमन ले लेंगे. सो दिस विल बी k plus A rho L G into x dash. नाउ जो ये वाला फोर्स था ये इक्विलिब्रियम का फोर्स था. ओके और यहाँ पे इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू यस एम जी. सो ये एम जी होगा, इसको इधर ले आएंगे तो एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू के प्लस ए रो एल जी इंटू एक्स डैश. और ये वाला फोर्स किसका काम करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा. और रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स डैश है तो एक्स डैश हो जाएगी. और दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो जो आपका इफेक्टिव के की वैल्यू आती है यहाँ पे के इफेक्टिव की वैल्यू आ जाती है दैट विल बी स्प्रिंग कांस्टेंट प्लस ए रो एल जी. और अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा इज गिवन बाय के इफेक्टिव बाय मास और ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी. सो टाइम हो जाएगा 2 पाई मास बाय
के इफेक्टिव और के इफेक्टिव की वैल्यू है हमारे पास k प्लस ए रो एच जी। सो दिस विल बी द टाइम पीरियड। और अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो यहाँ पे मैच करता है आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्लाइड इट करते हैं। नाउ स्टार्ट। बोब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल मेड ऑफ आयरन, आयरन का बना हुआ है, पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल कॉइल कैरिंग ए लार्ज करंट। इफ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज टी देन, तो ये बताना है कि जब वो उसके ऊपर से ऑसिलेट कर रहा है तो क्या वहां पे कोई डैम्पिंग होगी, और अगर वो डैम्पिंग होती है तो वो एयर से ज्यादा होगी या एयर से कम होगी। सो यहाँ पे हम इसका फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जो पेंडुलम है आपका वो आयरन का बना हुआ है और वो ऑसिलेट कर रहा है। सो सपोज कीजिए कि ये हमारा पेंडुलम है जो कि टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है, और वो किसके ऊपर है, एक कोयल के ऊपर है जिसके अंदर डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है। सो सपोज कीजिए ये हमारी एक कोयल है जो यहाँ पे जिसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, डीसी करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये डीसी करंट है, और हम डीसी ऑलरेडी डीसी मेंशन है तो हम इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं कि करंट तो फ्लो हो रहा है बट उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। सो यहाँ पे अब हम इसको वेरियस वे में कंसीडर कर सकते हैं। नंबर एक हम कंसीडर करते हैं स्मॉल ऑसिलेशन, कि अगर हम स्मॉल ऑसिलेशन के लिए बात करें, अगर आपका जो ये बोब है इसकी ऑसिलेशन स्मॉल्स हैं तो यानी कि ये लिटरली हॉरिजॉन्टली ही यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, और जब ये हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा है तो उस सिनेरियो में क्या होगा, अब जो आपकी ये यहाँ पे सोलेनॉइड है या जो कोयल है इसकी फील्ड इफेक्टिवली इतना चेंज नहीं होगी, बिकॉज ये सेम पोजीशन पे ही ऑसिलेट कर रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, इसकी फील्ड इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगी, और जब फील्ड चेंज नहीं होगी तो ना ही कोई इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो स्मॉल ऑसिलेशन के केस में ना तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, और अगर इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा तो जो आपका टाइम पीरियड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज जो यहाँ पे डीसी करंट है वो तो चेंज नहीं हो रहा। अगर डीसी करंट चेंज होता तो सेम प्लेस पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती, और उसकी वजह से यहाँ पे इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आता। इंड्यूस ईएमएफ आने की वजह से जो ऑसिलेशन है उनमें डैम्पिंग होती। तो अगर स्मॉल ऑसिलेशन है और करंट कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई भी डैम्पिंग नहीं होगी और टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ हम इस यहाँ पे लार्ज ऑसिलेशंस पे आ जाते हैं, बिगर ऑसिलेशंस पे आ जाते हैं। बिग ऑसिलेशंस, तो अगर ऑसिलेशंस बिग हैं मींस जो आपका ये पेंडुलम है ये लार्ज स्केल वेरिएशन ले रहा है, और अगर ये लार्ज स्केल पे ऑसिलेट कर रहा है तो जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इसके कोरस्पॉन्डिंग, और बिकॉज ये आयरन का बना हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस ईएमएफ आने से क्या होगा, यहाँ पे डैम्पिंग हो जाएगी, और डैम्पिंग होने से क्या होगा कि जो आपका टाइम इसका जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, बट टाइम पीरियड एज इट इज रहेगा। सो एंड अगर हम करंट को वेरी कर देते हैं तो अगेन सेम फॉर्मूला सेम थ्योरी एप्लीकेबल होगी कि अगर करंट वेरी कर रहे हैं आप तो जो ऑसिलेशंस हैं ऑसिलेशंस आपकी डैम्प हो जाएंगी, और जो आपकी डैम्पिंग है वो लार्जर देन एयर होगी, बिकॉज एयर तो डैम्प कर ही रही है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करंट है वो भी डैम्प कर रहे हैं। सो इसका जो आंसर है दैट कम्स आउट टू बी ऑप्शन बी, दैट टाइम पीरियड एज इट इज रहता है बट डैम्पिंग एयर, जो डैम्पिंग है वो एयर से ज़्यादा होगी। और क्यों ज़्यादा होगी, बिकॉज जब वो ओसिलेट कर रहा है तो उसके लिए अगर लार्ज ओसिलेशन है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज आएगी, मैग्नेटिक चेंज फील्ड चेंज होने की वजह से इसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एम्पलीट्यूड्स डेंस डैम्प हो जाएंगे। Now moving to next question. So if
in force oscillation of a particle, the amplitude is maximum for omega frequency omega 1. The force while the energy is maximum for frequency omega 2 for of the force, then तो ये बोला गया कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ओमेगा 1 पे और एनर्जी मैक्सिमम होती है किस पे, ओमेगा 2 पे। तो अब हमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में रिलेशन बताना है। तो जो एसएचएम है उसके लिए एनर्जी होती है हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड। और ये बोला गया है कि जो एनर्जी है वो मैक्सिमम किस पे है, ओमेगा 2 पे। और साथ में हमें ये भी पता है कि जो कोई भी आपका एसएचएम हो उसके लिए एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब ए मैक्सिमम होता है। तो ई विल बी मैक्सिमम व्हेन ए इज मैक्सिमम। सो जब ए मैक्सिमम होगा तभी ई मैक्सिमम होगी। और ये बोला गया कि ई मैक्सिमम होती है ओमेगा 2 पे और ए मैक्सिमम होता है ओमेगा 1 पे। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, जो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So a particle of mass, and this is also the last question, particle of mass m is attached to a spring of spring constant k, has a natural angular frequency omega node and external force ft proportional to cos omega t, omega is not equal to omega node, is applied on the oscillator, displacement of the oscillator is proportional to, हमें ये बताना है कि oscillator की displacement किसके proportional होगी। So let's do this। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे ये एसएचएम है और एक पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसका काम करता है, डैम्पिंग का काम करता है। तो वो जो हमारा ओरिजिनल फोर्स होगा उसके नेगेटिव ही रहेगा हमेशा। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट जो हमारा ओसिलेटर है उसके लिए फोर्स होता है नॉर्मल ओसिलेटर के लिए माइनस के एक्स, और यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू कोस ओमेगा टी है। तो उसको हम सम कांस्टेंट टाइम्स यूज कर लेते हैं कि जो एफ आउटसाइड है इट इज प्रोपोर्शनल टू कोस ओमेगा टी, और एफ आउट हमारे पास हो जाएगा दैट इज बी कोस ओमेगा टी। सो यहाँ से एफ नेट हमारे पास आ जाता है, इसको एफ हम एन एफ एन नेट दैट विल बी माइनस के एक्स प्लस बी कोस ओमेगा टी। और ये फोर्स है, फोर्स से हम एक्सेलरेशन बना सकते हैं। और हमें ये पता है कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है हमारे पास सिस्टम के लिए दैट इज गिवन बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे जो ये ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोड है और जो ये कोस ओमेगा टी है इसकी वजह से इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ओमेगा आएगी। सो जो नेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी दैट विल बी नेगेटिव एज इट इज रहेगा। जो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा नोड, नेचुरल है ओमेगा नोड स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगी हमारे पास, सॉरी नोट माइनस में, प्लस में आ जाएगी बिकॉज फोर्स प्लस में है, दैट इज जो इस फोर्स की वजह से आ रहा है दैट इज ओमेगा, और इनटू हमारे पास एक्स आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं दैट ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोड स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोड स्क्वायर इनटू एक्स, ये एक्सेलरेशन हो गया और इससे फोर्स बना सकते हैं दैट फोर्स विल बी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा नोड स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास फोर्स बन जाता है। और यहाँ से हमें ये पता है कि जो ये फोर्स है, जो नेट फोर्स है, इसमें के एक्स वाला पार्ट तो कांस्टेंट पार्ट है जो नेचुरल था, और जो बाकी का पार्ट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कोस ओमेगा टी के। सो तो जो आपका ये पूरा का पूरा फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कोस ओमेगा टी के। मीन्स एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नोड स्क्वायर इंटू एक्स इज प्रोपोर्शनल टू कोस ओमेगा टी।
नाउ कमिंग टू x, अब हम ये देखते हैं कि x किसके प्रोपोर्शनल होगा। नाउ एज पर क्वेश्चन, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम दो इक्वेशन बना सकते हैं कि जो x है, x जब नॉर्मल x लेते हैं तो उसके लिए हम a sin ओमेगा t ले सकते हैं, और या फिर x को हम a cos ओमेगा t ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये वाला चूज करेंगे y, बिकॉज जब आप इसका वेलोसिटी बनाओगे तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल आएगी साइन के, और फिर आप उसका फर्दर एक्सेलरेशन बनाओगे तो एक्सेलरेशन आएगा प्रोपोर्शनल टू कोस, और यहाँ पे हमें एक्सटर्नल फोर्स कोस के प्रोपोर्शनल दिया है, देन हम दोनों को इजीली कंपेयर कर पाएंगे बिकॉज दोनों में कोस में प्रोपोर्शनलिटी आएगी। दैट्स वाई जो x है वो हम कोस वाला लेंगे, और यहाँ पे x भी अगेन कोस के ही प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो वी से m ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, x कोस के प्रोपोर्शनल है तो इसकी जगह पे कोस डिस्प्लेस कर देंगे, तो ये दोनों आगे पूरा इक्वेशन ही कोस के प्रोपोर्शनल हो जाती है, कोस से कोस पर कैंसिल आउट हो जाता है प्रोपोर्शनलिटी में, और अगेन यहाँ पे x में साथ में एम्पलीट्यूड भी था a, सो यहाँ से a प्रोपोर्शनल आता है 1/m ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और नेगेटिव साइन को हम एडजस्ट कर सकते हैं, और जो हमारा ऑप्शन बी बन जाएगा दैट विल बी द राइट आंसर। और अगर आपको इतना सब नहीं करना तो आप जस्ट बेसिक इक्वेशन होती है जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, उसकी हेल्प ले सकते हैं। जो बेसिक इक्वेशन से डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड आता है दैट इज गिवन बाय एफ नोड एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोड स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप b को 0 पुट कर देते हो तो a की वैल्यू आ जाती है एफ नोड बाय m ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नोड स्क्वायर का, यहाँ पे हमारे पास यस, और इनका यहाँ पे अंडर रूट। तो यहाँ से सिंपली आप लिख सकते हो दैट a इज प्रोपोर्शनल टू, हम यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस, और साथ में हाँ यहाँ पे स्क्वायर भी था और ये स्क्वायर था, सो एम स्क्वायर का m आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो यहाँ से भी आप, अगर आपको ये वाली इक्वेशन याद है तो आप डायरेक्टली b को 0 पुट करके प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हैं। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अंडरस्टैंडेबल रहा होगा। अगेन कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, सजेशन हैं, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आल्सो इफ़ पॉसिबल देन डू मेक सम डोनेशन, इससे हमें सीरीज़ को कंटिन्यू रखने में मदद मिलती है, और आप डोनेशन QR कोड स्कैन करके दे सकते हैं। सो विद दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।